हे एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का लिमिटेशन अच्छे से देख लिया था। हम लोग ये देख लिए थे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं माना जा सकता है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसका क्या कारण है। वो 3 कारण हम लोग देख चुके थे और उसके बदले में बोला गया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होगा तो होगा क्या, क्लोज्ड होगा। तो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर को समझने से पहले आज का मेन टॉपिक हम लोग वही है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज का मेन टॉपिक हम लोग इसी को सीखेंगे। इसके अलावा भी कुछ छोटा मोटा पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है, उसको भी देखेंगे। और हम लोग लास्ट वीडियो में अल्फा और बीटा ग्लूकोज नाम का भी चीज देखे थे, उसको भी हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, म्यूटर रोटेशन क्या है, तो वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो उसको समझने से पहले, उसको जानने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। हेमाएसिटल क्या होता है, हेमीएसिटल भी बोलते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। हेमीएसिटल बोलिए, हेमाएसिटल बोलिए, सेमी जनरली हेमीएसिटल बुक में लिखा हुआ रहता है। तो हेमीएसिटल क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक खास तरह का कंपाउंड को हेमीएसिटल कहते हैं। जैसे खास तरह कंपाउंड को ऑक्साइड कहते हैं, उसी तरह खास तरह कंपाउंड उसको हेमीएसिटल कहते हैं। वो कंपाउंड कैसे, कौन है, कैसे बनता है, तो यहाँ देखिए, एक एल्डिहाइड ग्रुप लीजिए, एक एल्डिहाइड ग्रुप लीजिए और एक एल्कोहल ग्रुप लीजिए। हम R' ले रहे हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से बता पाए। R अगर है कोई दिक्कत नहीं है, OH। ठीक, ये लोग दोनों आपस में जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, पहले फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं, कैसे होता है वो थोड़ा जान लेंगे हम लोग, तरीका पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, RC ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला इधर टूट जाएगा, इधर H का H रहेगा, और ये जो एक बॉन्ड टूटा यहाँ पे आगे खाली हो गया, खाली हुआ तो यहाँ पे कौन कंबाइन होगा, OR' कंबाइन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हेमीएसिटल। अब यहाँ पे R के हिसाब से जैसे चेंज होगा वो अलग अलग कंपाउंड बनते जाएगा। यहाँ एक OH, एक OR, एक तरफ H, इसको बोलते हैं हेमीएसिटल। ठीक है, ये बनता कैसे, एक एल्कोहल और एक एल्डिहाइड से। ठीक है, इसी के जगह पे अगर 2 एल्कोहल होता तो वो एसिटल बनता। वो हम लोग यहाँ पे टॉपिक काम का नहीं है, इसी का यहाँ पे नहीं बता रहे हम, जब दूसरे चैप्टर में काम पाएगा तो वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक यूनिट एल्डिहाइड का, एक यूनिट एल्कोहल का, दोनों रिएक्ट किया तो एक कंपाउंड फॉर्म किया, उसका नाम होता है हेमी एसिटल। ठीक है, और इस कंपाउंड बना कैसे, यहाँ यार सर बन कैसे गया, थोड़ा मोड़ा बेसिक आइडिया देते हैं, बाकी डिटेल में इसको ये एल्डिहाइड वाला चैप्टर में देखेंगे। यहाँ देखिए, ये टूटा आपका RO और O माइनस और यहाँ पे H प्लस में। ठीक है, एल्कोहल इसमें जाकर टूटा। ठीक है, एल्कोहल का प्रॉपर्टी होता है ये, जब एल्कोहल चैप्टर में आएंगे ना, इसमें हम लोग एल्कोहल का प्रॉपर्टी क्यों होता है, कैसे होता है वो सब देखेंगे। यहाँ जान लीजिए, इसमें टूटा। ठीक है, और ये टूटा ना तो H प्लस दौड़े दौड़े कहाँ आएगा, इस ऑक्सीजन के पास आएगा। ठीक है, H प्लस दौड़े दौड़े, देखिए टूटता वैसे नहीं है, तरीका कुछ और है। यहाँ पे लोन पेयर काम आता है, ये जो ऑक्सीजन का यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो काम करता है। बस यहाँ पे समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे थे कि याद हो जाए। ठीक है, H प्लस दौड़ दौड़े आया, इसको भगाया, इसको भगाने के बाद इसका बॉन्ड तोड़वाया। ठीक है, बॉन्ड तोड़वाया, अपने साथ इसको जोड़ लिया तो OH इधर बन गया। इसका बॉन्ड टूटा तो कमी, इसका जो ऑक्सीजन कमी पूरा हो गया, हाइड्रोजन के साथ कमी हो गया इसको। ठीक, तब क्या देखा गया कि इसको एक बॉन्ड चाहिए, यहाँ भी ऑक्सीजन की एक बॉन्ड खाली है तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कंबाइंड हो गया। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो गया इसको क्या बोलते हैं, हेमीएसिटल बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया।
अब यहाँ पे जो फंडा काम करता है वो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन टूट के आ रहा है, नहीं, ये आप समझने लायक। अब अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाए तो ऐसा कुछ था, होता है यहाँ पर कुछ ऐसा कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पर आर ओ एच यहाँ एल्कोहल हो गया। तब जानते हैं यहाँ पर कि इसके पास 2 लोन पेयर खाली रहता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर खाली रहता है, ये पता है आपको, बॉन्ड बनाने के बाद, स्टेबल होने के बाद भी। तो इसमें से एक लोन पेयर जाता है दौड़े दौड़े और इस कार्बन पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इस कार्बन पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? इसके कारण, इस ऑक्सीजन के कारण। ये ऑक्सीजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तो डबल बॉन्ड बना दे रहा है इसके साथ, यानी बोला जाए तो sp2 कार्बन है ये, है ना, sp2 कार्बन, ठीक है। आपको पता है sp2 कार्बन कैसे होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है किसी साथ, ट्रिपल बॉन्ड बनाता था sp कार्बन, sp हाइब्रिडाइजेशन होता, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, ठीक है। फिर से हम बताते हैं, जो कार्बन sp3 है और जो कार्बन sp2 है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कि ये जाता है दौड़ दौड़ इसके पास, और दौड़ दौड़ गया, और ये हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव है, इसी कारण ये लोन पेयर भी इसके पास गया, और लोन पेयर इसके पास गया तो ये लोन पेयर के कारण ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है, बॉन्ड यहाँ ब्रेक करके इसके पास मूव कर जाता है, ठीक है। मूव कर गया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ कर गया इसके पास, नेगेटिव चार्ज आ गया, टूटा। तो 11th क्लास में सब चीज बताए थे हम कि अगर कोई एक बॉन्ड ऐसे कर टूटा, तो अगर इस टाइप का टूटा तो इस दोनों यहाँ से दोनों लोन पेयर उठ करके इसका पास चल जाएगा, ठीक है। ये चीज तो पता है ना आपको, तो वही काम यहाँ पे भी हुआ। अब यहाँ पर हुआ ऐसा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या किया, एक नया पार्ट ये अपना नया दोस्त खोज रहा है, तो नया दोस्त पास गया, अति किया, और जब इसके को अप्रोच किया तो ये नाराज होकर के ये अलग हो जाता है H प्लस के फॉर्म में, और इसके साथ कंबाइन हुए। उसी टाइम ये जब अलग हुआ उसी टाइम ये जाकर यहाँ कंबाइन हो जाता है। कुछ काम ऐसा होता है, लेकिन हम याद करने का तरीका क्या बताएं, ऐसे समझ सकते हैं, जहां डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन दिखा वहां पर H प्लस दौड़ के कंबाइन हो जाता है, कंबाइन होकर के वहां से बॉन्ड टूटा, इसका बॉन्ड खाली होगा, इसका बॉन्ड खाली होता है, ये क्या करेगा, कोई ऐसा आसपास ढूंढेगा जिसको भी एक बॉन्ड चाहिए, ये देखता है कि इसको भी एक बॉन्ड चाहिए, मेरे पास भी एक बॉन्ड खाली है, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेता है। ऐसे हेमिएसिटल ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है। बस हेमिएसिटल आपको पहचानने आना चाहिए, ये चीज समझ में आ गया। हेमिएसिटल पहचानने आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? कार्बन का एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा, एक बॉन्ड OH से फुलफिल रहेगा, एक बॉन्ड OR से फुलफिल रहेगा, एक बॉन्ड R से फुलफिल रहेगा, ठीक है। ये कायरल कार्बन भी होता है, ये जो कार्बन कायरल कार्बन होता है, आप चेक कर सकते हैं, चारों अलग अलग के साथ कंबाइन है। ये चीज समझ में आ गया। हेमिएसिटल का जो कार्बन है वो कायरल कार्बन भी होता है। और चीज आगे, हेमिएसिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे दिखता है। अब यहाँ चेक कीजिएगा कि ये हमको हेल्प कैसे करेगा क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पर क्लोज्ड चेन कहने का और इसका नाम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको बनाने में हमको हेल्प कैसे करेगा, तो यहाँ चेक कीजिए आप, ये तो स्ट्रक्चर जानते हैं ना, CHO यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ C H OH C OH H C OH H C H2OH। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद है, क्या है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या बात आता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप मिला, और आपको इतना सारा अल्कोहल ग्रुप भी दिख जा रहा है, 5 अल्कोहल ग्रुप दिखा। अब यहाँ पे चांस है हेमिएसिटल फॉर्म होने का, इसको वही तो चाहिए था, नहीं
इसको फॉर्म होने के लिए एक एल्डिहाइड चाहिए था और एक एल्डिहाइड चाहिए था और एक एल्कोहल चाहिए था। तो देखिए, तो एल्डिहाइड तो इसका एक दिख ही रहा है, एल्कोहल भी इसका अच्छा खासा दिख रहा है अमाउंट में। ये चुनेंगे किसको? ये चुनता है इस कार्बन को, इस कार्बन को चुनता है, पेनल्टीमेट कार्बन, याद है ना, नीचे से सेकेंड कार्बन पेनल्टीमेट कार्बन, या फिर ऊपर से पांचवा कार्बन को चुनता है। इसका रीजन क्या है थोड़ी देर में समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसका रीजन ऐसे तो इसके साथ फॉर्म करते तो ज्यादा स्टेबल रहता है, बस छोटा सा रीजन है ये, हम शो करेंगे थोड़ी देर के बाद कैसे स्टेबल होता है। अब ये चीज समझ में आया कि एक ये मिला एक ये मिला, तो यहाँ पर काम क्या होगा, हेमिसिटल फॉर्म होने के चांस है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म होता है कैसे है, ठीक है। यहाँ चेक कीजिए कि इसको अगर थोड़ा सा और अच्छा से बनाए, इसको थोड़ा सा रफ कर दें, तो ये कैसा है, कुछ इस टाइप का है ना, बिल्कुल। अब यहां पर चांस है, देखिए तो ये अल्कोहल ग्रुप, ये तो यहां से हाइड्रोजन टूट करके उड़ के जाके इसके पास कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, उड़ के इसके पास जाके कंबाइन हो गया। इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये हाइड्रोजन ऐसे टूटा, यहां से कंबाइन हो गया, इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है, इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया। अब इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी बॉन्ड खाली हो गया। इसको कंबाइन कैसे करें, इसको थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं। इसको OH को हम लोग इधर लिख देते हैं, यहाँ पर ये जो OH है इसको इधर ले देते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली हो गया। अब ये बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी एक बॉन्ड खाली है, तो क्या होगा, दोनों से कंबाइन कर जाएगा। ये आपका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कोई एक बार में थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाइए कि आप हेमिएसिटेट यहाँ पे फॉर्म करते हैं, किसके बीच में फॉर्म करना है, एक एल्डिहाइड जो सबसे ऊपर है और पेनल्टीमेट कार्बन के बीच में, किसके किसके बीच में, पेनल्टीमेट कार्बन के बीच में और एल्डिहाइड के बीच में। अब इसके बीच में फॉर्म करेंगे तो कैसे फॉर्म करेंगे, एल्कोहल वाला जो हाइड्रोजन है उड़ करके कार्बोनिल का ऑक्सीजन पास जाकर कंबाइन हो जाता है और इसका एक बॉन्ड तोड़ देगा, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया। ये तो अपना बॉन्ड बना लिया, इसको दो बॉन्ड की जरूरत है, बना लिया हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसका तो एक बॉन्ड और जरूरत है ना, इसको बनाने के लिए क्या करेगा, खोजेगा कोई खाली है तो नहीं, देखा कि ये कार्बन ये ऑक्सीजन अपना ये हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद ये खाली हो गया, और डोनेट करने के बाद खाली हो गया था, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा सा अगर लिखा जाए तो बुक में कैसा लिखा हुआ रहता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है। ये कहीं भी OH अभी कहीं भी लगाइए, हम बता देंगे ये चीज। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ CH2OH, अब यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब इसको देखिए थोड़ा ये ऑक्सीजन का बीच में लिख दिया, आखिर ऑक्सीजन किसके किसके बीच में है, एक इस कार्बन के बीच में है और एक ऊपर वाला कार्बन के बीच में है, तो उसी को कुछ ऐसा लिख दिया ऑक्सीजन के यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो दिमाग में बैठ गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, ऐसा ये समझ में आ गया, बस वही रीजन है कि अगर बनाने बोले तो ही आपको बनाना साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यही है। कौन सा ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज, सॉरी D प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी चेक कर लिए। अब बात आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया हम लोग का, उसमें एक था लास्ट क्लास में हम लोग अल्फा और बीटा ग्लूकोज को देखे थे, जो कि पाया तो जाता है लेकिन उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था कैसे पाया जाता है, वो चीज यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बताएगी। अब कैसे बताएगा वो चेक करते हैं। हाँ, आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब यहाँ पर अब तो एल्डिहाइड तो साफ साफ दिख नहीं रहा है, एल्डिहाइड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जैसा एल्डिहाइड हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर का रिएक्शन में देखा करते थे वैसे तो एल्डिहाइड दिख नहीं रहा। अब एल्डिहाइड नहीं दिख रहा तो ये एल्डिहाइड वाला रिएक्शन किया कैसे,
लैब में तो किया ना, किया कैसे, हमने वो चीज को पढ़े भी है, तो वो किया कैसे उसको भी देखेंगे, सब्र करिए। तो ये चीज समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दो टाइप का डी प्लस ग्लूकोज पाया जाता है, उसका दो आइसोमर है। एक है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, एक है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और एक है आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। दोनों के बीच का हल्का से एक अंतर भी हम लास्ट क्लास में दिए थे, जो मेल्टिंग पॉइंट था और उसका स्पेसिफिक रोटेशन के ऊपर था। तो ये हो गया। अब इस दोनों को बनाएं कैसे, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहां पर ये ऑक्सीजन डाल दिए, यहां पर एक और स्ट्रक्चर जो बनाए थे फिर से दोबारा बनाते हैं। इस बार इस तरफ हम लोग OH रखते हैं, OH H H OH OH H H CH2OH। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ध्यान, दोनों में अंतर कहां पर है, इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में आपका OH लगा हुआ है, राइट साइड में H लगा हुआ है। कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 1। सिर्फ कार्बन नंबर 1 को चेक करना है। कार्बन नंबर 1 चेक किए, तो यहाँ पे देखें क्या कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में है OH, यहाँ पे राइट साइड में OH है। जब राइट साइड में OH रखा तो इसका नाम बीटा बोल दिया, सॉरी अल्फा बोल दिया गया। ठीक है, राइट साइड में है तो अल्फा बोला, लेफ्ट साइड में है तो उसका बीटा बोला। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो यानी कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज का फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये रहा, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ बात आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, उसका क्या था, C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ चेंज हो रहा है क्या, चेक कीजिए। आपको 6 कार्बन मिलना चाहिए, 12 हाइड्रोजन मिलना चाहिए, 6 ऑक्सीजन मिलना चाहिए। आप ये चीज हम आप पे छोड़ देते हैं कि यहाँ पे सब बराबर है या नहीं। ठीक है, क्योंकि वो चीज आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर चेक करके बता दिए थे, 6 कार्बन गिन के बताए थे, यहाँ भी आप गिन खुद से। और ये अब आगे देखिए, अल्फा प्लस ग्लूकोज को पता चला कौन है और बीटा प्लस ग्लूकोज को पता चला कौन है। स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, अल्फा का राइट OH, बीटा का लेफ्ट OH। कौन सा कार्बन वाला OH, सबसे ऊपर वाला पहला कार्बन वाला OH। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बस एक ये अल्फा वाला एक है बीटा वाला। ठीक है ना, और दोनों आपस में एक तरह का क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ना जुड़वा। तो यहाँ पे इन लोग दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। साथ में इन लोग दोनों क्या बोलते हैं, एनोमर्स। ठीक है, दोनों के साथ में एनोमर्स बोलते हैं। और जिस कार्बन के कारण ये अंतर पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। फिर से, जिस कार्बन पे ये OH को चेंज किया जा रहा है, एक बार OH उधर एक बार OH इधर है, उस कार्बन का नाम एनोमेरिक कार्बन। क्या नाम है, एनोमेरिक कार्बन। ये चीज क्लियर हो गया। एनोमर्स मतलब ये दोनों को साथ में एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज टुगेदर आर कॉल्ड एज एनोमर्स एंड द कार्बन इन विच ऑन विच जिसके मदद से डिसाइड करते हैं हम लोग कि ये अल्फा या बीटा है, उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, यही वजह है जिसके कारण ये एनोमर्स बना है। ठीक, दिमाग में बैठ गया। स्ट्रक्चर पूछता है, दिमाग में बैठा लिए। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट, एनोमेरिक कार्बन और एनोमर्स इतना समझ में आ गया। कुछ और पॉइंट थोड़े बाद में समझते हैं हम लोग। इसके पहले एक और क्वेश्चन जो हम लोग दिमाग में आया था कि ये जो रिएक्शन हम लोग पीछे देख चुके हैं, ग्लूकोज जो है NH2OH का साथ रिएक्शन कर सकता है, HCN के साथ रिएक्शन कर सकता है। कैसे किया, वो रीजन क्या है वो देखते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको साफ साफ एल्डिहाइड दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर एल्डिहाइड में रिएक्शन किया कैसे। हम लोग जब लास्ट क्लास में ओपन चेन स्ट्रक्चर में जब कार्बोनिल ग्रुप पहचानना था तो हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे ना, कि यहाँ बोल रहे थे ना कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है तभी यहाँ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपको साफ साफ कार्बोनिल ग्रुप दिख नहीं रहा है, सीट और
बॉन्ड हो तो दिखना ही कहीं पे, तो आया कहां से, हुआ कैसे ये रिएक्शन, रीजन भी होगा, अगर रीजन अगर इससे नहीं मिला तो फिर तो साइकिल का स्ट्रक्चर भी बेकार है। ठीक, तो रीजन है इसका, रीजन क्या है कि दो टाइप का रिएजेंट है, एक जैसे HCl ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर गया था, लास्ट क्लास में याद होगा HCl रिएक्ट कर गया था, NH2OH ये भी रिएक्ट कर गया था। अब इसका कारण क्या था, इसका कारण हम बोले थे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी कारण किया। अब देखिए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ही नहीं, एक सवाल उठता है नहीं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में है नहीं, आप बोल रहे हैं कि ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर है, ये जब सारा काम बता नहीं पा रहे ग्लूकोज का तो फिर ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ, बताता है, कैसे बताता है वो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और था, एक था सोडियम बाइसल्फाइड, एक 2,4-DNP, ये सब क्या था, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं करवा किया था। ठीक है, जबकि एल्डिहाइड रहता ग्लूकोज में तो ये सब भी रिएक्शन करना चाहिए था, ये दोनों भी रिएक्ट करना चाहिए था ग्लूकोज के साथ, लेकिन नहीं किया। तब यहाँ ध्यान दीजिए कारण क्या है, कारण क्या है, कारण ये है कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। वीक वाला जो है ग्लूकोज को, पहली बात खुला में नहीं प्रेजेंट होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं कि आप, सॉरी क्लोज चेन स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं ग्लूकोज का कि उसमें एल्डिहाइड नहीं है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन रिएक्शन कैसे किया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ओपन चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर चेक किए ना, जो भी यहाँ पे बीच में या फिर ऐसे में बना देते हैं, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ पर 1 2 3 4 OH H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH, चलिए ऐसे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा था, कुछ ऐसा। अब इसमें देखिए आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे तो एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। ठीक ठीक, लेकिन ये जैसे ही इसके सामने आता है ना, जैसे आप इसके सामने ये दोनों में कुछ रख देते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला रिएजेंट को रख देते हैं, तो ये क्या करता है, कुछ समय के लिए रिएक्शन होने से पहले, कुछ समय पहले ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में टूट जाता है। हाँ ऐसा होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग वाला को देखकर डर के मारे ओपन चेन स्ट्रक्चर में टूट जाता है, इसको एल्डिहाइड वाला कार्बन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन वीक वाला के सामने ये वैसा नहीं करता है, वीक वाला को उल्टे ये डरा देता है, बोलते हैं हम तुम्हारे साथ रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे रिएक्शन, सीधा मना कर देता है कि ये क्लोज चेन। लेकिन जैसे इसके सामने आप ये दोनों को रखेंगे तभी ओपन चेन में कन्वर्ट कर लेता है। ओपन चेन में तो आपको एल्डिहाइड दिखा था ना, हाँ, तो वही एल्डिहाइड के साथ क्या आगे रिएक्शन करता है जो आप देखे थे। ये चीज समझ में आ गया, काफी आराम से बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तो कंफ्यूजन कर सकते हैं ये पॉइंट कि यहाँ पे है नहीं एल्डिहाइड, फिर कैसे रिएक्शन किया। हम बोल रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है ना, लेकिन इसके सामने जैसे आप ये दोनों में कुछ रखेंगे स्ट्रॉन्ग वाला रिएजेंट को, तो ये अपने आप को रिएक्शन से कुछ समय पहले, यानी बोले तो तुरंत ही अपने आप को ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो यानी कि जो जो आपको पॉइंट था कि रिएक्शन कैसे कर गया, रिएक्शन वो भी समझ में आ गया, और बाकी सबसे 2,4-DNP और सोडियम बाइसल्फाइड से क्यों नहीं किया, तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि वो लोग वीक रिएजेंट है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्या कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। बस ये एक नंबर कभी कभार डिफिनेशन आ जाएगा, या फिर इसे जानना तो चाहिए, उतना आता नहीं है लेकिन जानना चाहिए। ठीक है, कुछ गारंटी नहीं, आ भी सकता है। तो यहाँ देखिए, जब भी हम लोग दो एनोमर्स को, एनोमर्स पता है क्या होता है, जिसके कारण उसका ये स्ट्रक्चर, ये एक अल्फा एक बीटा फॉर्म आया था। ठीक है ना, तो उसी तरह बाकी भी ये मोनोसैकेराइड्स का होता है एनोमर्स। ठीक है, तो बाकी तो पढ़ना नहीं है हम लोग को। तो यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन क्या देते हैं, when two enomers are dissolved in
dissolved in water, ठीक है, their specific rotation changes. This is called म्यूटा रोटेशन। देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोल रहा हम समझा देते हैं। जब भी दो एनोमर्स को पानी में डाला जाएगा, एनोमर्स का जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो चेंज कर जाएगा। एग्जांपल से समझा है। यहाँ देखिए लास्ट क्लास में हम बताए थे कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, प्लस का 112 डिग्री होता है, ठीक। और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बीटा डी, ये सब यहाँ पे लिखना वैसे नहीं बता दे रहे, लिखना होगा आपको। ग्लूकोज का कितना होता है, प्लस 19 डिग्री होता है। अब यहाँ ध्यान देना है बात को कि इन लोग का जब पानी के अंदर डालते हैं हम लोग, इन लोग क्या पानी के अंदर डालते हैं तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है। चेंज होकर कितना बन जाता है, दोनों का चेंज होकर के 52.7 डिग्री हो जाता है, प्लस का 52.7 डिग्री हो जाता है। यानी कि जो पहले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो पहले 112 डिग्री कर रहा था रोटेट, वो अब कितना करेगा, पानी में डालने के बाद 52.7 डिग्री रोटेट करेगा। पीपीएल को रोटेट किसको कर रहा है, पीपीएल को, ठीक है ना। वो चीज बोलते नहीं है, वही समझना है। अब यहाँ पर यही जो पहले 19 डिग्री कर रहा था वो कितना करेगा, 52.7 डिग्री करेगा, 60 नहीं 7, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो पानी डालने के बाद इसका जो रोटेशन का कैपेसिटी चेंज हुआ ना, एक का बढ़ा, सॉरी नीचे वाला का बढ़ा ऊपर वाला घटा, एक का बढ़ा एक का घटा, ये जो चेंज हुआ इसको हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया, म्यूटा रोटेशन क्या होता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट और हम लोग देते हैं अल्फा और बीटा वाला पे, अल्फा और बीटा वाला पे कुछ पॉइंट और देते हैं हम लोग। तो पॉइंट क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज are in equilibrium with open chain structure of glucose। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ एक चीज बोल रहे हैं हम कि जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है वो, ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कैसा दिख रहा था, हम अब ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको भी ऐसे ही आदत डालना होगा, ठीक है। इधर सॉरी H, थर्ड नंबर का इधर H, इधर OH, फोर्थ नंबर का OH H, फिफ्थ नंबर का H, सिक्स नंबर का CH2OH, ठीक। अब ये जो क्या आ गया O के साथ ऐसे गया, हाँ ये क्या अल्फा राइट साइड में है ना OH अल्फा, ठीक, राइट साइड में OH है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये क्या इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का सिंबल ये, इक्विलिब्रियम सिंबल ये, ठीक, किसके साथ है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ है। यानी कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर 1 2 3 4 5 OH, यहाँ पे H
और CH2OH। ये क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज है, साफ साफ दिखा है। तो बीच वाला पॉइंट क्या है? कार्बन को डिनोट करता है वहां पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर कि ये क्या होता है? आपस में इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि एक दूसरे में कन्वर्टिबल होता है, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ पानी में ऐसे तो जाते ऐसे नहीं होता है, लेकिन पानी में जैसे ही डालेंगे ना आप इसको, तो ये इसमें कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। कन्वर्ट कभी ये इसमें होगा, फिर ये इसमें, ऐसे करके आपस में कन्वर्टिबल होता है, ठीक है ना। डांस स्टेप हो गया। उसी टाइप का ये भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में बीटा वाला भी होता है, ठीक है ना। बीटा डी प्लस ग्लूकोज भी होता है, H OH, इधर OH H H OH OH H CH2OH H। ये जो बीटा डी प्लस ग्लूकोज है ये भी इसके साथ इक्विलिब्रियम पे ही होता है, सेम चीज होता है। जो ये भी इसमें कन्वर्ट होने लगता है, ये भी इसमें कन्वर्ट होने लगता है। अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिए, दिमाग में आ रहा होगा ना, बिल्कुल आ रहा होगा कि ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला जब इसमें कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये अल्फा बीटा आपस में कन्वर्टिबल है ना। सिंपल सा बात है ना। ये जब इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये भी जब इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो और ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो ये दोनों आपस में कन्वर्टिबल हो नहीं होगा, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम पे ही रहता है। ये बात पॉइंट में आया, दिमाग में घुस गया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये हमको मीटर रोटेशन समझने में भी हेल्प कर सकता है। यहाँ होता क्या है देखिए, आप तो दिमाग में ये चीज बैठा लिए, जहाँ अल्फा रहा तो 112 डिग्री रोटेशन, प्लस के 112 डिग्री रोटेशन, और जहाँ बीटा रहा प्लस का 19 डिग्री रोटेशन। अब यहाँ पानी में डालने पर क्या होता है कि जो अल्फा का अमाउंट रहता है वो कन्वर्ट होकर बीटा में कन्वर्ट होने लगता है, और बीटा वाला अल्फा में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये जो अल्फा से बीटा में गया उसका रोटेशन घटा, जो बीटा से अल्फा में गया उसका रोटेशन बढ़ा। तो ये घटते बढ़ते रहता है, यानी कि दोनों का एक जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाता है, घटने बढ़ने के बाद जब आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, तो उसका इसका भी 52 हो जाता है, उसका भी 52 हो जाता है। ये बात पॉइंट में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कि तो इससे हम लोग मीटर रोटेशन में आ जाता है। और एक चीज और, पानी में डालने के बाद ये भी परसेंटेज थोड़ा याद रखिएगा। पानी में डालेंगे ना मीटर रोटेशन के दौरान, तो यहाँ पर पानी में डालने के बाद इसका परसेंटेज कितना हो जाता है? इक्विलिब्रियम पे आने के बाद इसका परसेंटेज हो जाता है आपका 36%। ये टोटल अल्फा वाला कितना पाया जाता है? 36% पाया जाता है। और बीटा वाला कितना पाया जाता है? 63.5% पाया जाता है। और ये कितना पाया जाता है? 0.5% पाया जाता है। कब? जब पानी में डालने के बाद, दोनों एनोमर्स को पानी में डालने के बाद जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाता है पूरा, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है, तो उस टाइम आप चेक करेंगे तो टोटल 36% आपको अल्फा वाला मिलेगा, 63.5% आपको बीटा वाला मिलेगा, और 0.5% आपको ये ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्यादा कौन मिला? बीटा वाला मिला। इसका वजह क्या है? बीटा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ एक और पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्टेबिलिटी अगर चेक करें, स्टेबिलिटी दोनों का चेक करें, तो अल्फा वाला हार जाएगा बीटा वाला के मुकाबले में, यानी कि बीटा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज समझ में आ गई, ऐसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसी कारण वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टेबल होने के कारण अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आप अगर एग्जाम में अगर आता है, चांसेस कम है लेकिन एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे एग्जाम ये रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू लेस स्ट्रेन इन बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। तीस रीजन को कॉपी में लिख लीजिएगा, क्यों ऐसा, क्यों ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और लेस स्ट्रेन करने का मतलब इस पे मत आइए, यहाँ आप यहीं से देख सकते हैं बड़ा वाला जो ग्रुप है OH, यहाँ पे देखिए तो इधर एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, यहाँ ही नहीं है तो लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ देखिए तो यहाँ राइट साइड फिर लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ दोनों साथ में हो गए, एक ही जगह पे आ गया, तो लड़ाई झगड़ा होगा ना,
ठीक, खींचा पानी होगा। वही चीज है कि यहाँ पर लेस स्ट्रेन होता है, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेन होता है, इसी कारण ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। ये बात पॉइंट में आ गया, दिमाग में आ गया ये पॉइंट। ठीक है, स्टेबिलिटी भी देख ली, ये भी देख ली, न्यूटन रोटेशन भी देख लिए। तो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लिए। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे ये देख लिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो जो पॉइंट ये लिमिटेशन था ओपन स्ट्रक्चर का वो पूरा किया और जो जो काम ओपन स्ट्रक्चर कर सकता था वो भी ये काम कर सकता है ना। ये रीजन बता दिए ना हम कि जो काम नहीं कर सकता था वो भी ये बता दिए क्यों नहीं किया। ग्लूकोज जो काम नहीं कर सकता था ये चीज बता दिए क्यों नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया, डाउट है, फिर से बता दे। क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है, और जब भी आपको सोडियम बाइसल्फाइड को अगर रिएक्ट करना होता है किसी एल्डिहाइड साथ तो एल्डिहाइड को फ्री होना पड़ेगा तभी होगा। और यही बात है कि HCl साथ क्यों रिएक्ट कर गया, वो भी एल्डिहाइड ग्रुप खोजता है, इसलिए किया क्योंकि HCl क्या स्ट्रॉन्ग वाला है और स्ट्रॉन्ग वाला के सामने ये तुरंत ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये कर लेता है ना। तो वो बात हो गया। तो ये चीज समझ में आ गया आपका, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका सारा चीज काम कर गया। ओपन चेन स्ट्रक्चर वाला ये काम कर सकता है, ठीक, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा था उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, और जो नहीं कर पा रहा था एक्सप्लेन उसको भी बता दिया कि क्यों नहीं कर पाया। ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोज का एक और स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। वो नया स्ट्रक्चर है, बस इसी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं मॉडर्न कर दिया गया। ठीक है, एक साइंटिस्ट को ये पसंद नहीं था बार बार लंबा बनाना, तो एक शॉर्ट तरीका दिए, उसको देख लेंगे। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है। अब हम लोग उस वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।